जय हिंद दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं। लोग मैथ का जो एक्सरसाइज 1.1 था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा एक्सरसाइज 1.2, यानी क्लास 9th का जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका एक्सरसाइज 1.2 रहेगा, और उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या फिर असत्य है, इसको बताना है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या हम बताए थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं वही वास्तविक संख्या होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय यानी सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या भी होगी। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर जो होगा ये हो जाएगा सत्य है। पहला कथन जो है वो सत्य है। और क्यों सत्य है? क्योंकि सेम वही लिख देंगे कि क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो पहला हमारा सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम लोग को पता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, प्राकृत संख्या यानी हमारे क्या होती है, प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। सभी की सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होगी। लेकिन हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं संख्या रेखा। मान लीजिए यहाँ पे हम खींच लेते हैं एक संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा पे ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0। इधर जो है राइट साइड में सभी की सभी धनात्मक संख्याएं हो गई, यानी ये धनात्मक संख्याएं। इधर देखें तो इधर ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि रूट m के रूप का, यानी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक मतलब सभी बिंदु क्या होगा, रूट m के रूप का होगा। और m क्या होगी, प्राकृत संख्या। तो ये तो यहां तक एक जो होगा, एक से शुरू जो होगा वो तो प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन ऋणात्मक अगर कोई संख्या होती है तो क्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल का मान जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी भी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए यह क्या होगा, ये असत्य होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों ये असत्य होगा? असत्य है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी सभी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी होती है। तो इसमें लिख सकते हैं असत्य है, क्योंकि इसमें यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
पहला क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए इसको एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी पूर्णांकों का वर्गमूल जो होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? यदि, यहाँ पे देखिए, अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। यानी ये देखना है कि एक परिमेय संख्या का उदाहरण देना है और ये हमको देखना है इस क्वेश्चन में, ये बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर अगर हम बात करें, देखिए रूट की, रूट 1 का मान आप जानते हैं 1 होगा, रूट 2 का मान होगा 1.413, ऐसे करके कुछ आगे जाएगा। रूट 3 का मान भी कहीं ना कहीं 2 पॉइंट कुछ समथिंग आगे जाएगा। रूट 4 का मान 2 होगा। तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो कि क्या है, एक हमारा परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है और ये हमारा परिमेय है। तो इस कहने का मतलब है कि अगर हम ये मान ले रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, परिमेय भी हो रहा है और अपरिमेय भी हो रहा है। तो हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो हम लिख देंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, अब नहीं है तो इसका कारण तो देना पड़ेगा ना कि क्यों, या आखिर क्यों नहीं है। क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल का मान, वर्गमूल का मान परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं या दोनों होते हैं बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो सिर्फ अपरिमेय नहीं होता है बल्कि परिमेय भी होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, इसको देखते हैं। इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय समझना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये अगर बात करें तो ये हमारा जो है वो राइट एंगल है, यानी कि ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, ये है 90 डिग्री होता है एक कोण, और ये कोण क्या है, 90 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये जो कोण का वर्ग होता है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक कर्ण है, जैसे कि देखिए कोण का वर्ग जो होगा क्या होगा, लंब और आधार, यानी लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कोण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको
संख्या रेखा पर हम रूट 5 को प्रदर्शित करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइंड में हमको रखना लाना क्या है, तो रूट 5 लाना है, रूट 5 लाना है। रूट 5 कैसे आ सकता है, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, और वही हमारा क्या हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे तो रूट 5 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो चलिए इसके लिए पहले हम संख्या रेखा खींचते हैं, क्योंकि हमको रूट 5 को क्या करना है, संख्या रेखा पर ही निरूपित करना है। तो देखिए यहां से हम ले लिए एक संख्या रेखा, ये हमारी एक संख्या रेखा हुई, ये जो हमारा हुआ मूल बिंदु हुआ, और यहां से स्केल आप रखिएगा, क्योंकि स्केल से ही सही तरीके से बनेगा। देखिए स्केल से आप क्या कीजिएगा कि 2 सेंटीमीटर यानी 2 यूनिट मापिएगा। 1 यूनिट मान लीजिए हमारा यहाँ हुआ, 1 यूनिट यहाँ हुआ, और भी आप माप सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही से मतलब है। तो 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, हम इसको जो है नाम दे देते हैं बी, ये ओ है, ये बी है। बी के बाद हम यहाँ से 1 यूनिट ऊपर ले लेंगे, क्या करेंगे, कम से कम 1 यूनिट ऊपर ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम सी दे देंगे। अब देखिए ओ से हम सी को क्या करेंगे, मिला देंगे, ओ से सी को मिला दिए। अब हमारा क्या हुआ, ये कितना था, तो ये था 2 यूनिट, ये था 1 यूनिट, इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं कि ओ सी यानी कर्ण, ये कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर जो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग, ये वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ओसी का स्क्वायर हम कर देंगे, ओसी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए बीसी और ओ एक ओबी का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देते हैं ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम स्क्वायर है इधर कर देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो ओसी बराबर लिख देते हैं अंडर रूट ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ओबी की जगह पे देखिए ओबी, ओबी कितना है, 2 इकाई है, तो यहाँ पे 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस बीसी देखेंगे, बीसी कितना इकाई है, 1 इकाई है, तो 1 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और 4 और 1 5, यानी रूट 5, हमको रूट 5 ही लाना था। यानी रूट 5 किसका मान आया, ओसी का मान आया, किसका मान आया, ये ओसी जो है इसका मान रूट 5 आ गया। देखिए रूट 5 तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन को कहाँ निरूपित करना है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। लेकिन ये संख्या रेखा पर, हमारा संख्या रेखा ये है ना, तो इस पे निरूपित ना होकर के ये ऊपर निरूपित हो गया है। अब इस पे निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। इस पे निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले परकाल लेंगे, और परकाल से ओ और सी की दूरी मापेंगे। क्या करेंगे, ओ और सी की दूरी मापेंगे, और ओ और सी की दूरी मापने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाप एक काट देंगे। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए आपका ओ और सी ये आ रहा है, ओ और सी के बीच दूरी मापने के बाद यहाँ से आप लाइएगा, ऐसे आपका आएगा चाप, इसको नाम दीजिएगा आप डी। तो अब देखिए दूरी माप करके जब आप चाप काटे हैं तो इसका मतलब क्या है, ओसी का दूरी मापे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ओसी बराबर, ओसी बराबर किसके हैं, ओडी के हैं, ओसी बराबर ओडी, और उस इसलिए ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बराबर भी हो जाएगा अंडर रूट 5। क्यों अंडर रूट 5 होगा, क्योंकि ओसी बराबर हमारा कितना है, रूट 5 आया है। देखिए ओसी बराबर रूट 5 है, और हम सिद्ध इससे प्रूफ कर दिए कि ओसी और ओडी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो इसलिए जब ये रूट 5 है तो ये भी रूट 5 होगा। तो हमारे देखिए यहाँ पर रूट 5 हो गया, यानी ये संख्या रेखा पर रूट 5 को हम प्रदर्शित कर दिए। तो चलिए ऐसे सॉल्व होगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना था, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। अब इसको आप चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये आप क्या खींचे, पहले पहले हम ओबी लिए 2 यूनिट, उसके बाद बीसी लिए 1 यूनिट, उसके बाद ओ से सी को मिला दिए, और उसके बाद ओ सी की दूरी माप करके क्या कि ओसी से एक चाप काट दिए बिंदु डी पर, और डी हमारा क्या आ गया, रूट 5 आ गया। तो ऐसे हम क्या किए, रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए।
तो चलिए, ये जो क्वेश्चन था उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो सेशन है उसको समाप्त किया जाता है। और अगले सेशन में हम इससे आगे वाला एक्सरसाइज देखेंगे, यानी 1.3 देखेंगे कि 1.3 में किस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल कंबाइंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।